हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको हम चैप्टर वाइज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने पहले चैप्टर के जो प्रश्न डाले उसमें आप सब लोगों का बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, तो हम इसी कड़ी में ये दूसरे चैप्टर के प्रश्न भी डालने वाले हैं। ठीक है, चलो तो देखिए बिना ज़्यादा समय को खराब किए हुए, और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या वेरी इम्पोर्टेंट है, यही प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं। कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, कभी ये कभी वो। तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से समझ लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, तो आप बहुत बढ़िया स्कोर बोर्ड में कर लेंगे। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसकी भैया? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल, भाई स्केल का नाम बताना है, उसके साथ ही अम्लीय वर्षा का कारण और उसके दो कुप्रभाव बताना। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए अपन कौन सी स्केल यूज करते हैं? तो आप कहोगे सर पीएच स्केल यूज करते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं, सबको पता है। जब वर्षा का जो जल है उसका पीएच मान कितना हो जाए? 5.6, पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। ठीक है, इससे दो कुप्रभाव, मतलब क्या क्या नुकसान है? तो भाई नदियों का पानी जो है उसमें भी पीएच मान कम हो जाता है, और जिससे क्या होगा? जलीय जीव जो है उनकी उत्तरजीविता या उनको जीवन जीने में जो है वो कठिनाइयां होने लगेगी। ये जीवन जीने में उत्तरजीविता में कठिनाई। अम्लीय वर्षा के संपर्क में आने से क्या हो जाएंगे? श्रम रोग हो जाएंगे। भाई अपन अम्लीय जल है उसके संपर्क में अपन अंदर नहाए किए कुछ किया तो हमारे समड़ी के जो रोग होते हैं, स्किन है ये समड़ी है, इसके रोग हो जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? श्रम रोग कहेंगे। ये हो जाएंगे, ये इसके कारण होंगे। सिंपल प्रश्न है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्लास्टर, ये देखो आगे और है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र और इसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है। सिंपल प्रश्न है कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4, इंपॉर्टेंट है ये CaSO4, इसके साथ आधा, ध्यान रखना, CaSO4 पॉइंट आधा H2O, कितना? आधा, यानी कि 1/2 H2O। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जल के साथ इसकी अभिक्रिया, तो आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ आधा अणु है ही जल का, और 1.5 अणु और जोड़ दिया जल का, तो क्या बन जाएगा? CaSO4 और 2 H2O। तो ये CaSO4 2 H2O, इसे ही तो अपन क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। क्लियर बात? सिंपल सा था कि नहीं था? प्लास्टर ऑफ पेरिस को, अच्छा इसका उपयोग क्या है? ये भी कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसका उपयोग, जो डॉक्टर होते हैं वो हड्डियां जोड़ने में करते हैं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं। क्लियर बात? टूटी हुई हड्डियां हैं उनको जोड़ने में इसका उपयोग कर लेंगे। उसके अलावा क्या, जो फर्श या कह सकते हैं अपन, जो सतह होती है या दीवारें होती है उनको चिकना करने में, उसके अलावा अपन खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ये देखो, ये इस तरह के क्या दिए हुए हैं? स्तंभ दिए रहेंगे A और B। एक साइड में आपका क्या दिया रहेगा? ये A दिया रहेगा, एक साइड में A दिया रहेगा, एक साइड में B दिया रहेगा। आपको इस जैसे यहाँ लिखा प्रबल अम्ल, यहाँ हल्दी वगैरह ऐसा लिखा दुर्बल अम्ल, ये तो आपको ये इस तरह से क्या कौन है उसको मिलाना है, तो ऐसे मिला देंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जो है वो देखते हैं। पूरा क्वेश्चन एक पेज में नहीं था, तो ये नेक्स्ट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये इतने सारे दिए हुए हैं तो इसमें से आपको पता होने चाहिए। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर दिखाता हूँ आपको। जैसे अपन ये सारी चीजें, ठीक है,
तो अगर हमें कहे कि परबल अम्ल, तो हमें पता है कि H2SO4 क्या होता है, परबल अम्ल होता है। H2SO4 तो बहुत ज्यादा ही परबल है, तो ये ध्यान रखना परबल अम्ल है, ठीक है। और दुर्बल अम्ल ये CH3COOS, ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल। प्रतिसारक, प्रतिसारक इसे अपन क्या बोलते हैं, एंटेसिड। एंटेसिड यानी कि एसिड के विपरीत, ये होता है एंटेसिड। तो ये कौन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा, इसका सूत्र भी लिखा जा सकता है Mg और ऑल्ट्राइस OH का बार में सबगत 2, ये इसका क्या है, सूत्र है, ध्यान रखना। ये सिंपल सी बात है। परबल सार की बात करें तो ये NaOH परबल सार है। दुर्बल सार NH4OH। उदासीन लवण, उदासीन लवण ये NaCl जो हमारा जिसे सामान्य नमक कहते हैं। अम्लीय लवण NH4Cl और सारी लवण Na2CO3। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक पूछे तो हल्दी है, वनीला है, लौंग का तेल है, लिटमस भी एक प्राकृतिक सूचक ही होता है। फिर है संश्लेषित मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सिंपल से प्रश्न थे। चलो नेक्स्ट अपन बात करें तो ये तीनों प्रश्न अपन देखते हैं, दोनों देखते हैं। चलो देखो भाई क्या कह रहा है, क्या है कि चिट्टी के डंक से, चिट्टी जो होती है उसके डंक से स्त्रावित होने वाला अम्ल का नाम लिखना है। ये इंपॉर्टेंट ही है, सब कोई न कोई एग्जाम में आए हुए हैं। तो चिट्टी है, उसके डंक से कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है, तो चिट्टी के डंक से मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक या मेथेनाइक लिखा है, एक ही बात है। मेथेनोइक अम्ल है, या इसे अपन फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। और ध्यान रखना ये और कहां से निकलता है, ये मधुमक्खी के डंक से भी निकलता है। किससे, मधुमक्खी, मधुमक्खी के डंक से ये निकलता है। और ध्यान रखना एक पौधा आपने नाम सुना होगा नेटल, तो वहां से भी ये निकलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना यहां से मेथेनोइक आ जाए, या फिर इसका दूसरा नाम ध्यान रखना फॉर्मिक अम्ल भी हो सकता है, ठीक। धन आगे देखिए, किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच मान कितना हो, उदासीन है तो पीएच कितना होगा, आप कहोगे सर 7, उदासीन है तो पीएच कितना 7 ही होगा, ठीक है। चलो अगर इससे कम है 0 तक है तो ये अम्लीय विलयन, और इससे अधिक और कितने तक 14 तक, तो ये विलयन कैसा हो जाएगा, सारी है, ध्यान रखेंगे। सिंपल सी बात है, पीएच 7 पीएच मान वाला उदासीन विलयन होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की धातु जिंक धातु के साथ होने वाली अभिक्रिया से गैस कौन सी निकलेगी, तो देखो ये अम्ल सार जब अपन पढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जब भी अपन किसकी क्रिया करवाते हैं, जब भी अपन किसकी क्रिया करवाते हैं भाई, अपन क्रिया करवाते हैं अम्ल के साथ धातु की क्रिया, तो या सार के साथ धातु की क्रिया। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है, एक सार है। इसकी क्रिया अपन किसके साथ करवाएं, जिंक के साथ करवाएं, तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। ये फॉर्मूला बहुत, और अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम जिंकेट जो है वो कैसे बनता है, इसका सूत्र भी ध्यान रखना, Na2, ठीक है, ZnO2, ये सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कभी भी आप अम्ल या सार अम्ल या किसकी सार के साथ किसकी क्रिया करवाओ, धातु की, तो हमेशा कौन सी गैस निकलेगी, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए किसका उपयोग करते हैं अपन। चलो देखो पहला, देखो इसका किसका उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे देखो पीने के जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, तो इसका उपयोग इसमें किसका उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का। किसका करते हैं, विरंजक चूर्ण, ठीक है। इसका सूत्र CaOCl2, ठीक है, विरंजक चूर्ण। रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने, तो आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसे ही अपन क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na
HCO3, ये इसका क्या है, सूत्र भी है। बाई 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 कहाँ होती है, बाई वैसे बाई किसको बोलते हैं, हमारे वहां मम्मी, मम्मी को क्या बोलते हैं, बाई। माँ जो होती है, मम्मी होती है, उसे बोलते हैं बाई। और बाई क्या करती है, पकोड़े वकोड़े बनाती है, खाना बनाती है, इसलिए सोडियम बाई कार्बोनेट। जहाँ हाइड्रोजन होता है उसे बाई कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये आपका उपयोग कहाँ आता है, सूत्र से आपको पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला बाई कार्बोनेट है, ठीक है ना, यानी कि बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा, ठीक है। और जल की स्थायी कठोरता, ये इंपॉर्टेंट है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए धोने का सोडा यूज में लिया जाता है। कौन सा, धोने का सोडा, लेकिन इसका सूत्र Na2CO3.10 और H2O, ये ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, खिलौने और सजावट का सामान, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, और खिलौने और सजावट का सामान बनाते हैं इससे। अच्छा, इसका सूत्र क्या है, CaSO4 पॉइंट आधा H2O, ठीक, अभी तो बताया, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। क्या कह रहा है, जिंक की, किसकी, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, ये H2SO4 ये क्या है, अम्ल है, और इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करवा रहे हैं, जिंक धातु के साथ। तो ZnSO4 बनेगा, साथ में ही आपकी कौन सी गैस मुक्त होगी, H2। चलो, तो ये X गैस बनती है, इसने क्या क्या, X गैस बनती है। तो हमें पता है कि जिंक की यानी कि धातु की अभिक्रिया अगर अपन किसी अम्ल के साथ करवाते हैं तो गैस X यानी कि हाइड्रोजन गैस होगी। तो X गैस का नाम बताओ, तो X गैस का नाम हाइड्रोजन गैस है। और अभिक्रिया, अभिक्रिया ये लिख ली। पहचान कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे, वो याद करो, पोप साउंड यानी कि पोप ध्वनि, यानी कि फट फट की ध्वनि, याद ही होगा। देखो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, क्या है, X की पहचान, गैस से भरी प्रज्ञानली को जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाए तो ये फटफट की ध्वनि, और नीली ज्वाला के साथ जलती है, फटफट, यानी कि इसको आपका दूसरा नाम पोप ध्वनि भी कहते हैं, पोप ध्वनि या पोप साउंड, ये भी बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसकी pH अधिक होगी, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, रक्त या आसुत जल। तो आप कहोगे सर आसुत जल तो pH इसकी तो कितनी होती है, 7 होती है, लेकिन रक्त जो होता है वो बेटा हल्का क्षारीय होता है, तो इसकी pH रक्त की ज्यादा होगी। जठर रस या नींबू, अरे जठर रस तो प्रबल अम्ल है, नींबू थोड़ा कम प्रबल है, तो नींबू की pH ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी। जठर रस HCl तो सबसे खतरनाक होते हैं। चलो भाई ठीक है ना, ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है 10वां, क्या है, दो संश्लेषित शुष्कों के नाम अभी बताए थे, एक तो मेथिल ऑरेंज और एक फिनोफ्थैलिन। फिनोफ्थैलिन ऐसे लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं, देखो फिनोफ्थे और लीन, फिनोफ्थैलिन, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये इसने पता नहीं कैसे लिखा है, ये सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। pH स्केल किसे कहते हैं, और स्पष्ट करो कि pH, मुंह का pH परिवर्तन, चलो ये देखो भाई, क्या है pH स्केल किसे कहते हैं, इस पहले तो ये इस क्वेश्चन दोनों को साथ मत पढ़ो, पहले को इसको देखो, pH स्केल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, pH स्केल ऐसा मापक है जो अम्लता या क्षारकता की संख्यात्मक मान को प्रकट करता है। इसका उपयोग किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लिए किया जाता है, यानी कि ये क्या करता है, अम्ल या क्षारकता के संख्यात्मक मान बता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्पष्ट करो कि मुंह का pH परिवर्तन ही दंत क्षय का कारण है। तो देखो, दांतों का जो इनेमल होता है, इनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना रहता है, ठीक है, जो कि शरीर का सबसे क्या होता है, कठोर भाग होता है। ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के pH का मान अगर 5.5 से कम हो तो ये संचारित होता है, यानी कि दांत
यहाँ ये जो इनेमल है ये टूटने लगता है। भोजन के पश्चात अगर मुंह में अवशिष्ट रहती है शर्करा और खाद्य पदार्थ रह गए तो क्या होगा, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया जो है इसका निम्नीकरण करके क्या बनाएंगे, अम्ल, और इस अम्ल से मुंह का पीएच कितना हो जाएगा, 5.5 से कम, तो दंत से हो जाएगा। मुंह साफ करने के लिए क्षारकीय दंत मंजन यूज में लिए जाते हैं, जिससे आपके दांत चय या दंत चय को रोका जा सकता है। क्लियर बात, ये बातें आप ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या है कि अम्लीय ऑक्साइड के नाम बताइए जिनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। दो अम्लीय ऑक्साइड हैं जिनके द्वारा क्या अम्लीय वर्षा होती है। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये ध्यान रखना, SO2 और एक ध्यान रखना NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों के कारण ही आपके क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। ध्यान रखिए, जो क्या कहाँ होते हैं, वहां वायुमंडल में होते हैं ज्यादा, और ये जल के साथ घुल गए तो आपके क्या दिक्कत हो जाएगी, आप कहोगे सर अम्लीय वर्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अम्लीय वर्षा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्या है, निम्न में से प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कौन सा है। एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों में से प्रबल कौन है, आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक क्या है, प्रबल अम्ल है, एस, ठीक है ये, और तो फिर दुर्बल कौन होगा, एसिटिक अम्ल। NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो प्रबल कौन होगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या हो जाएगा, दुर्बल। ये सिंपल से। चलो बेकिंग सोडा के प्रमुख घटक क्या है। बेकिंग सोडा में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसमें टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं, और इसमें क्या मिलाते थे, टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं, तो क्या बनता था, बेकिंग पाउडर, है ना, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट भी, हाइड्रोजन की जगह बाई यूज किया जाता है, बाई। इसलिए तो मैं कहता हूँ हाइड्रोजन आया तो बाई आएगी तो ये बाई कहाँ जाएगी, रसोई में। ठीक बात। चलो नेक्स्ट देखो, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्या कह रहा है कि जिप्सम व प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीय जल की संख्या बताओ। जिप्सम में तो दो होते हैं भाई, पॉइंट लगा के, 2H2O लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है जिप्सम में, आप कहोगे हाँ सर, तो वही तो क्या है, क्रिस्टलन जल है, तो आप याद करो, जो दोने का चोडा उसमें कितने जल के अणु होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं भाई, यहाँ लिखते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने होते हैं, 1/2 यानी कि आधा जल का अणु होता है। ध्यान रखेंगे, किसकी पीएच अधिक होगी, 1 मोल NaOH या एक, भाई पीएच इसकी तो ज्यादा होगी, हमें पता है, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ये तो आप छोड़ो, लेकिन आप ये देखो NaOH की पीएच ज्यादा ही है, ये तो सारी होता है, ये अम्लीय होता है, इसकी तो पीएच बहुत कम होती है ना, तो इसकी पीएच ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये देखो क्लोर सार अभिक्रिया क्या है। 3 प्रश्न है इसके साथ। क्लोर सार अभिक्रिया किसे कहते हैं, जलीय सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से प्राप्त दो गैसीय उत्पाद A और B है, इनके नाम बताने। गैसीय उत्पाद A और B के मध्य की रासायनिक अभिक्रिया भी बता देंगे। सबसे पहले देखते हैं क्लोर सार अभिक्रिया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, और इस प्रक्रिया को ही अपन क्या करते हैं, क्लोर सार अभिक्रिया। ठीक है, चलो इसका पूरा देखते हैं, इसकी रासायनिक अभिक्रिया। ये NaCl, इसके साथ अपन ने जल मिलाया तो क्या बना, NaOH, और क्लोरीन गैस और H2 गैस बनी। अब ये कह रहा है जलीय सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जलीय अपघटन से प्राप्त दो गैसीय उत्पाद कौन सी दो गैसें बनी, एक तो क्लोरीन और एक हाइड्रोजन गैस। अब इनके बीच में क्रिया करवाओ, ये क्लोरीन ली और एक हमने क्या लिया, हाइड्रोजन, दोनों से क्रिया करवाई तो HCl बन गया, ये क्रिया करवाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। सिंपल सी बात है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ये कौन सा वाला, ये देखो महत्वपूर्ण है। जलीय NaCl लिया, इसके साथ अपन ने जलीय विलयन बनाया, इसका क्या बनाया, जलीय विलयन अपघटन हुआ, तो एक तो NaOH अलग हो गया, और ये दोनों हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बेटा बन गई। सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट देखो, अब बड़े बड़े प्रश्न है, ठीक है ना,
एक साथ में दिए। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? कम हो जाएगी, सारी हो जाएगा। अम्ल की तनुगत करते समय अम्ल को जल में मिलाया जाता है, न कि जल को अम्ल में मिलाते हैं। ऐसा क्यों? इसका भी कारण है। संतरा और इमली में अम्ल पाए जाने वाले अम्ल और क्लोर क्षार अभिक्रिया तो अभी मैंने बता दी, ठीक है। अब ये तीनों प्रश्न आप देखो। या NaOH का निर्माण कैसे किया जाता है? ये सेम ही अम्ल क्लोर क्षार क्या करते हैं? NaCl लेते हैं जलीय विलयन, इसके साथ H2O की क्रिया करवाते हैं तो आपका क्या बनता है? NaOH बनता है प्लस NaOH बनता है प्लस क्या बनता है? H2O प्लस H2 गैस प्लस क्लोरीन गैस बनती है। ये ध्यान रखना। तो ये तो अपन को पता ही है। अब अपन पहला देखते हैं। पहला मैंने बता दिया, वैसे सिंपल सा है। क्या करते हैं? H आयनों की सांद्रता बढ़ने से pH मान कम हो जाता है। pH मान, हाइड्रोजन आयन ज्यादा तो pH मान क्या होता है? कम। अम्लीय गुण बढ़ते हैं, ठीक है ना। विलयन की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। एक प्रश्न हमें पूछा कि अम्ल को तनुकर जो है अम्ल को जल में नहीं मिलाते, जल को अम्ल में नहीं मिलाते, अम्ल को जल में मिलाते हैं। ऐसा क्यों? तो देखो, अम्ल का तनुकरण यानी कि अम्ल के अंदर अम्ल और जल की अभिक्रिया जो होती है वो तनुकरण क्या होता है? एकदम उष्माक्षेपी होता है। एकदम क्या रहता है भैया? उष्माक्षेपी रहता है कि नहीं रहता है? आप कहोगे सर यस रहता तो है, रहता है। तो तनुकरण उष्माक्षेपी यानी कि बहुत सारी उष्मा बाहर निकलती है। और सांद्र अम्ल को तनु करते समय अम्ल के जल में धीरे धीरे डालते हैं। भाई अम्ल को क्या करते हैं? जल में धीरे धीरे डालते हैं और हिलाते रहते हैं। यदि इसके विपरीत जल को अपन ने सीधा ठोक दिया अम्ल में, जल को अम्ल में दिया तो परसेंट उष्मा से भी एक क्रिया होगी, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलेगी? उष्मा निकलेगी। और इस कारण मिश्रण जो है, जो प्रज्ञानली के अंदर आपने जो मिश्रण लिया वो बाहर आ जाएगा, कांच का बर्तन टूट जाएगा, हम जल जाएंगे, हमारे मुंडे पे लग सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसलिए अपन क्या करते हैं? अम्ल को जल में नहीं मिलाते हैं, धीरे धीरे मिलाते हैं, हिलाते मिलाते हैं, न कि अम्ल का डिब्बा भरा है उसमें जल डालते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर सकते अपन। बहुत उष्मा से भयंकर वाली उष्मा बाहर निकलेगी भैया। संतरा में एस कार्बिक अम्ल और इमली में कौन सा अम्ल है? टार्टरिक। ध्यान रखें, ठीक है। NaOH बनाने के लिए NaCl के संतरा जलीय विलयन में करते हैं। एनोड पे क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस होती है। इस विलयन को ही अपन क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया बेटा, ये हमने क्या कर लिया? पढ़ लिया ना। अरे कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी। चलो भाई नेक्स्ट अपन देखते हैं। ये वही अभिक्रिया, ठीक है। ये देखो, शुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं? इसका कारण है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। आपने नाम सुना होगा। शुद्ध एसिटिक अम्ल का हिमांक होता है बहुत कम। कितना होता है? बहुत कम, मतलब 278 केल्विन पे ही ये जम जाता है। ये सर्दियों के दिनों में ये जमने लगता है। सर्दी है तो जमने लगेगा, सर्दी में, नॉर्मल दिनों में जम जाएगा। इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। इसका हिमांक कम होता है, यानी कि कम 278 केल्विन पर तो ये जमने लगता है, ठीक है ना। निम्न कथनों को कारणों के साथ स्पष्ट करना है। कर लेंगे आप? कारणों के साथ स्पष्ट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? क्या कारण पूछा गया है? बेकिंग सोडा केक को मृदु और स्पंजी बनाने में प्रयुक्त होता है। हाँ होता है। क्यों होता है? देखो, बेकिंग सोडा को जब किसी अम्ल या जैसे टार्टरिक अम्ल आदि से क्रिया करवाते हैं तो CO2 गैस निकलती है कि नहीं निकलती है? ये बेकिंग सोडा इसके अभी ये क्या करता है? किसी अम्ल से क्या लेता है? हाइड्रोजन लेता है तो Na अलग होता है, CO2 अलग होता है और जल अलग होता है। तो ये जो CO2 होती है ये किसी भी केक वगैरह को क्या करता है? मृदु बनाती है और स्पंजी बनाती है। ये मुक्त CO2 केक या बाहर निकलती है तो ये ब्रेड या केक में क्या स्पंजी लाती है, ठीक है ना।
एक में क्या करती है, स्पंजी लाती है, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा क्या था, दूसरा ये था, दूसरा प्रश्न क्या है, लाल चींटियों के काटने से त्वचा पर जलन होती है, क्यों होती है? तो यहाँ पर देखो क्या होता है, देखो सिंपल सा है, क्या कि जब लाल चींटियों में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, ये चींटियां काटती है तो फॉर्मिक अम्ल वसा में जाता है और अम्ल हमेशा क्या करते हैं, जलन उत्पन्न करते हैं। तो मधुमक्खी काटेगी तो भी क्या होगा, जलन ही तो होगी, होगी कि नहीं होगी? आपको कहोगे सर होगी तो सही, होगी तो सही। चलो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को अमाशय की अम्लता के उपचार में प्रयुक्त करते हैं, कारण कथनों को कारण के साथ स्पष्ट करना है, कर लेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसका ये फॉर्मूला है, ये एक दुर्बल अम्ल है। ये क्या है, दुर्बल अम्ल। अमाशय में अम्लता होने पर HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसे MgOs रासायनिक क्रिया करके उदासीन करता है। भाई सीधा सा हमने पहले भी बताया था कि अम्ल को उदासीन करना है तो उसमें सार डालो, सार को उदासीन करना है तो अम्ल डालो, और दोनों को उदासीन करने के लिए एक तरीका होता है पानी डाल के कर सकते हैं, यानी कि इसका तनुकरण करके अम्ल या सार के प्रभाव को कम किया जाता है, जिससे अम्लता में राहत मिलती है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग अमाशय में अम्लता खत्म करने के लिए प्रति अम्ल यानी कि एंटीएसिड के रूप में किया जाता है बेटा, सिंपल। दूसरा, किसी देश की औद्योगिक प्रगति सल्फ्यूरिक अम्ल के उपभोक्ता के आधार पर मापी जाती है। ये थोड़ा सा ऐसा सवाल है जिसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, ऐसा क्यों है? तो देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का क्या कहते हैं, राजा। सब सल्फ्यूरिक अम्ल को अपन क्या कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखो, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का क्या कहते हैं, अपन राजा कहते हैं, ठीक है। अधिकांश उद्योगों में जैसे वस्त्र उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है, ठीक है, दवाइयाँ बना रहे हो आप, धातु कर्म है, आदि सभी विभिन्न जो रासायनिक क्रियाओं में अपन किसका उपयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो सीधा सा है, जिस देश को जितना ज्यादा औद्योगिक विकास होगा वहां सल्फ्यूरिक अम्ल की ज्यादा खपत होगी, और ज्यादा खपत होगी तो वो क्या है, उसकी प्रगति माप सकते हैं। जहाँ ज्यादा उद्योग है, जहाँ क्या है, ज्यादा उद्योग है, वहां पर क्या होता है बेटा, वहां पर आपका ज्यादा विकास होता है वो, ठीक है। चलो भाई, आर्नियस सिद्धांत के आधार पर अम्ल और क्षार के उदाहरण। देखो, आर्नियस सिद्धांत की अपन बात करें तो आर्नियस बहुत बढ़िया बात कहते हैं। आर्नियस क्या कहते हैं, आर्नियस के अनुसार जब अम्ल वे विलीन होता है जलीय विलीन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलीन में क्या देते हैं, H+ आयन। और सार क्या होते हैं, सार वे पदार्थ होते हैं जलीय विलीन में अपघटित होकर OH आयन देते हैं। ये NaOH लिखा, और ये जल में अपघटित हुआ तो क्या बना, Na+ और OH- बना। इसी तरह से HCl था, इसका जलीय अपघटन किया तो एक हाइड्रोजन H+ बना और Cl- बना। H+ इसका मतलब अम्ल। H+ आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं भाई यहाँ पर। और ये H+ आयन क्या करता है, इस जल के साथ वापस क्रिया करके H3O+ करता है। इसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। चलो भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए और इसकी विरंजन क्रिया को समझाइए। समझा देंगे भैया। दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ है, Zn धातु की तनु H2SO4 से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का नामांकित चित्र भी बना देंगे। विरंजक सूत्र का चूर्ण का सूत्र क्या है, CaOCl2, ये ध्यान रखना। विरंजन क्रिया कैसे, वायु को खुला छोड़ने पर विरंजक चूर्ण क्लोरीन गैस देता है। वायु में इसको खुला छोड़ा तो ये क्या करेगा, क्लोरीन गैस देगा, और जल से संयोग करके नवजात ऑक्सीजन देती है। यही ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है। नम वनस्पतिक पदार्थ जैसे मान लो कागज, रुई, रेशम, बाल, हाथी दांत आदि का रंग ये उड़ा सकते हैं। मतलब विरंजन का मतलब कलर को उड़ाना, रंग को उड़ा देना, ठीक है ना। जैसे क्लोरीन गैस क्या करेगी, जल से क्रिया करेगी तो HCl बनाएगा और एक क्या बन जाएगी, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये रंगीन पदार्थ और ऑक्सीजन, अगर नवजात ऑक्सीजन मिल गए ना तो रंगहीन पदार्थ बन जाएगा, कलर वलर गायब हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये देख लो, ये सिंपल सा धातु, एक ऐसा डायग्राम आप लोगों ने बुक में देखा होगा। तो यही तो आपका क्या है,
यही तो क्या है, ये मान लो धातु होगी H2SO4 हो गया, ZnSO4 बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये तो रासायनिक अभिक्रिया बता। हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें दानेदार जिंक, पहले तो सल्फ्यूरिक अम्ल लिया प्रज्ञाली में, इसके अंदर दानेदार जिंक के टुकड़े डाले, फिर यहाँ से गैस निकली, गैस को यहाँ से लिया और ये फट फट की ध्वनि के साथ जली तो हाइड्रोजन गैस होगी, साबुन के बुलबुलों से बुलबुले बाहर आए। अरे सिंपल सी कहानियां है, याद कर लोगे ना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट, किस में, ये कह रहा है किस में क्या, कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। धोने का सोडा 10 क्रिस्टलन जल के अणु, ठीक है। जिप्सम में 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 यानी कि आधा है कि नहीं है। बेकिंग सोडा में नहीं होता है। बेकिंग सोडा तो क्या होता है, बेकिंग सोडा तो क्या होता है बेटा, NaHCO3, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अम्लीय जल, जल के अम्लीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाना है। कि भाई ये यूं कह रहा है कि अम्लीय जल में लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आप लोग क्या करोगे, ऐसा डायग्राम बनाओगे। यहाँ पर ये पानी ले लिया और यहाँ पर तार को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना। यहाँ पर आपने क्या कर ली, यहाँ पर एक ले ली आपने बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी ली है। क्या ली है, 6 वोल्ट की बेटा बैटरी ली नहीं ली। फिर यहाँ पर बल्ब जलाया, स्विच ऑन किया, यहाँ से अगर इसमें से पानी से जाएगा तो ये बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा तो इसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा होगा, हो रहा होगा कि नहीं। अब आप कहोगे सर इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो, बेटा जल्दी जल्दी तो इसलिए क्योंकि ये तो है हमारा रिवीजन, ठीक है ना। हमने तो पढ़ तो रखा ही है, पढ़ रखा। अम्ल व सार में 2 अंतर बताओ। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और सारक जो होते हैं कड़वे होते हैं। ये अनिल ध्यान रखना, नीले लिटमस को लाल करते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं। H+ जलीय विलयन में आयन देते हैं, OH- जलीय विलयन में आयन देते हैं, बहुत सारे, ठीक है। नेक्स्ट बात करो भाई, ये आपको करना है मिलान। मिलान करेंगे, जिप्सम का सूत्र CaS, जिप्सम का ये हो जाएगा के CaSO4 0.2H2, मिलान हो गया, हो गया। विरंजक स्टूडेंट CaOCl2 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। बेकिंग सोडा बाई, बेकिंग, अरे बाई कहाँ जा रही भाई, ये, और प्लास्टर ऑफ पेरिस आधा H2O, ध्यान रखेंगे। सिंपल सिंपल सी बातें हैं बेटा। यहाँ देखो भैया, ये वापस क्लोर सार अभिक्रिया, क्लोर सार अभिक्रिया, बार बार मैं नहीं बताऊंगा कौन सी गैस, इस प्रश्न को पढ़ लो। जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा की प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 गैसें X और Y बनती है। X गैस फटफट की ध्वनि के साथ यानी कि सीधा सा हाइड्रोजन गैस जलती है और Y गैस कीटाणु मुक्त करने के लिए काम आती है। कौन सी गैस होगी, नाम बताओ, तो क्लोरीन गैस होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। ये अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है ये ध्यान रखना। ये PDF आप कहाँ से प्राप्त कर लेंगे, आप क्या करेंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना या फिर हमारे ऐप पे जाना, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां मिल जाएगी ये PDF, ठीक है ना। पदार्थ, ये pH मान ध्यान रखना क्या है, ये pH मान आप लोग देख ले एक बार, ठीक है, सिंपल सा। ये प्रश्न है इसका, और क्या पूछा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के घटते क्रम में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन किस में होंगे, जो ज्यादा अम्लीय विलयन है, जिसकी ज्यादा pH कम है। जैसे pH बढ़ता है तो हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है, तो वहां से देख देख के आपको जमा देना है, ठीक है ना। ये ऐसे जम गया, ये तो कुछ नहीं है। जिसकी pH ज्यादा उसका उसका जो है हाइड्रोजन आयन जो है वो कम होंगे। भाई यहाँ पर क्या है ना, pH बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है, ये ध्यान रखो भैया। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये प्रश्न देखो भाई, क्या कह रहा है, जब एक जब एक सोडियम यौगिक है, कोई सोडियम का यौगिक X की तनु HCl के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण, जल और एक गैस मुक्त होती है Y। यौगिक X का उपयोग जो है पाव, रोटी, ब्रेड बनाने में, मुलायम और स्पंजी बनाने में होता है। अब आपको पता चल गया होगा क्या होगा, ठीक है।
होता है, और गैस वाई चूने के पानी को दूधिया करती है, स्वयं अवक्षेप बढ़ाती है। तो ये भी आपको पता चल गया होगा कौन सी गैस होगी। और एक्स व वाई गैस से वाई गैस का नाम बताना है। तो सोडियम का यौगिक एक्स ब्रेड को मुलायम और स्पंजी बनाने में काम आता है। इसका मतलब अपन को पता चल गया ये क्या है, खाने का सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तनु HCl से क्रिया कर रहा है तो कर लिए, तो तनु HCl तो ये क्या बन जाएगा, लवण बनाएगा, NaCl, CO2 गैस बनाएगा। CO2 गैस क्या करेगी, दूधिया कर देगी चूने के पानी को, तो चूने के पानी को दूधिया करने वाली वाई गैस है। तो हमें दोनों के नाम पता चल गए ना, तो ये अभिक्रिया भी पता चल गई। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, बताओ बेटा। सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक, आप कहोगे सर बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। गंधीय सूचक का कोई उदाहरण, गंधीय सूचक का एक उदाहरण बताना है। गंधीय सूचक का एक उदाहरण अपन लोग लिखने वाले हैं। गंधीय सूचक का उदाहरण बहुत सारे हैं हमारे पास। गंधीय सूचक के उदाहरण जो है वो हमारे पास बहुत सारे। वनीला, वनीला का तेल, प्याज का रस, लौंग का तेल, या वनीला एसेंस न लिखे सिर्फ वनीला लिख सकते हैं, वनीला, ठीक है, या वनीला भी लिखते हैं, ठीक है। ये ध्यान। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर श्वेत यौगिक श्वेत अवक्षेप A प्राप्त होता है। यदि इसमें अत्यधिक गैस मात्रा में CO2 प्रवाहित की जाती है तो ये जल में विलयशील पदार्थ B बनाता है, और B को रासायनिक सूत्र और अभिक्रिया के साथ आपको लिखना है। अरे सिंपल सी बात कह दी, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर डालते हैं तो क्या होता है, ऐसे बोल रहा है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, पदार्थ एक क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और ज्यादा करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक, जैसे देखो ये चूने का पानी है, चूने का पानी यानी कि CaSO4 CaOH का हॉट राइस, ये क्या है, चूने का पानी, बुझा हुआ चूना। इसमें ये CO2 डाली तो CaCO3 बन गया, CaCO3 बन गया, और क्या बन गया, H2O। और अब CaCO3 में और अपने पानी पड़ा है और CO2 अपन डालते गए तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। क्लियर बात, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर बात। शुद्ध जल का पीएच कितना होगा, शुद्ध जल का पीएच माना जाता है उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, उदासीन यानी कि 7 होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl की क्रिया से यौगिक A बनता है। A को साधारण नमक कहते हैं, इसका मतलब क्या होगा, NaCl होगा, साधारण नमक कहते हैं। A के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। A के रासायनिक नाम बताओ, रासायनिक सोडियम क्लोराइड, और नीत अभिक्रिया भी लिखनी है तो ठीक है। सोडियम क्लोराइड नाम बता दिया, NaCl इसका सूत्र होता है। Na2CO3 ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। इसके साथ अपने रिएक्शन करवाई HCl की तो NaCl बना, H2O बना और CO2 गैस, ठीक है। फिर और अपने क्या किया, NaCl बना, NaCl जो बना, इस NaCl का हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, NaCl, भैया ये क्या हो गया, चिंता नहीं करनी, होगा होगा, चिंता नहीं करनी, सब हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अब ये देखो, NaCl H2O के साथ अपन जोड़ते हैं तो क्या बन रहा है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और H2O गैस बनेगी और Cl गैस भी वापस जाएगी। अरे यही तो वो है अम्ल, क्लोर-क्षार अभिक्रिया है कि नहीं है। चलो तो इसी के साथ ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न तो खत्म हो गए। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी है बहुत सारे इसमें। तो अगर आप लोग ये PDF जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरे चैप्टर का एक साथ खरीदना चाहते हैं जिसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये भी है, उसके साथ ही थोड़े कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जो आपकी तैयारी में कोई भी प्रश्न इससे बाहर मुझे नहीं लगता जाएगा। तो आप लोग ये PDF, ये नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF
आप प्रव्या एकेडमी के ऐप से खरीद सकते हैं, या फिर आप हमारे मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, हम वहाँ से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है ना, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठाए। शेयर करें प्लीज़, उनको भी बढ़िया नंबर आए। हम लोग टारगेट लेके चले 95+, और मुझे भरोसा है क्योंकि बार बार यही प्रश्न आते हैं, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, तो आप 90+ नंबर आराम से लेके आएंगे। और छोटा सा ये इतना ही तो पढ़ने, आधा घंटा ही तो पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।